हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे 11वीं क्लास से 12th चैप्टर फिजिक्स में थर्मोडाइनामिक्स। और हम उससे जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें आपको ये भी बता चुके हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। और जो उसमें सिस्टम्स थे वे भी पढ़ चुके थे हम, इंटरनल एनर्जी वगैरह से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट उससे जो आगे टॉपिक आता है आपका, जो आगे हम आज पढ़ने वाले हैं, देखिए मैंने बोला था इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो कल पढ़ चुके हैं। आज का जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा उसी से रिलेटेड है। यानी अगर आपने फर्स्ट लॉ सही से समझा है तो सारी की सारी चीज़ें उसी पर डिपेंडेड है, ठीक है। कैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अवस्था चर होते हैं थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बोला था पी वी टी, ठीक है। ये जो तीन एंथैल्पी, एंट्रोपी, इस तरह की मैंने चीज़ें आपको बताई थी। जब उन चीज़ों को समुच्चय परिवर्तित होता है अवस्था परिवर्तन के साथ साथ, तो हम उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। यानी जो स्थूल चर हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उनका जो समुच्चय है वो जब वो चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं, यानी ऊष्मागतिक प्रक्रम, ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में तो ये चार तरह का मेन होता है, ठीक है। चार तरह का मेन होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आइसोथर्मल। इनमें से कोई सा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे होगा, कोई सा भी कहीं भी हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए मैंने आगे प्रोसेस लिखा नहीं है, मैंने आपको वैसे बता रहा हूँ प्रोसेस का टाइप है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है समतापी प्रक्रम। यानी समतापी का मतलब जिसमें समान ताप हो, समान ताप का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। फर्स्ट लॉ लगाइए, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। मैंने क्या बोला, ताप कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, तो ये क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ। तो इसका सीधा सीधा सेंस क्या है कि जो ऊष्मा है वो सीधे सीधे किस में जाएगी, इसका मतलब ये है कार्य, यानी कार्य करने में ऊष्मा व्यय होगी। इंटरनल जो एनर्जी होती है उसमें नहीं जाएगी। इसमें ऐसे प्रोसेस आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं, अवस्था परिवर्तन जैसे, अब एक चीज मैं आपको अभी यहाँ समझा दूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ऐसा समझ के चलिए कि बर्फ पिघल रही है, ठीक है, और वो पानी में बदल रही है, ठीक है। तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, पानी में बदलनी शुरू होती है। आप ऐसा मान के चलिए, पहले पूरी की पूरी जो बर्फ है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में ही बदलेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी और वो धीरे धीरे पानी में बदलना शुरू हो रही है, और 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेगी। पहले बर्फ पानी में बदल चुकी है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अवस्था परिवर्तन जहां भी आपको दिख रहा है, अवस्था परिवर्तन होते समय वस्तु का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि, और ये चीज़ आपको काम आएगी कहाँ, जब आप लेटेंट हीट, और जब आपने लास्ट चैप्टर में लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट पढ़े थे, यानी विशिष्ट ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ कि लेटेंट हीट के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए, है ना। तो इस चीज़ को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहेंगे अवस्था परिवर्तन में क्यों होता है, तो अवस्था परिवर्तन को मैं आपको बोल रहा हूँ कि अवस्था परिवर्तन के समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पहले जैसे मैंने अभी बात की, तो पहले अगर यदि पानी से बर्फ जम रही है तो पहले पानी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जमेगी, उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ
आधे भाग का पानी क्या हुआ, आधे भाग की बर्फ जम गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आधे भाग की जो बर्फ है वो नीचे पहुंच गई, माइनस में टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसा नहीं होता, पहले पूरे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जमेगी, और उसके बाद टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। तो अवस्था परिवर्तन की जितनी भी चीजें हैं वो किस में आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, अवस्था परिवर्तन के तो एग्जाम्पल हो गए, और डी क्यू सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्य में। यानी जो ऊष्मा आप देते हैं वो उसको केवल कार्य करने में जाती है, इंटरनल एनर्जी से उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए समान ताप में दिखा रहने देता हूँ। ठीक है, समान ताप का मतलब डेल्टा टी कांस्टेंट है, और डेल्टा टी से ही डी यू कांस्टेंट हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम होते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक, यानी देखिए डेल्टा वी इसको बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक यानी आयतन नियत रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आयतन नियत रहेगा। ठीक है, तो आयतन नियत रहेगा, तो देखिए फिर फर्स्ट वाला लिखिए डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी, डेल्टा वी है डी वी। अब आयतन जब नियत है डेल्टा वी, यानी इसको देखिए मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 करके डेल्टा वी हुआ। तो अब जब डेल्टा वी का मान 0 है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हुआ, 0। तो डी क्यू किसके इक्वल हुआ, इसके। ठीक है, तो ऊष्मा केवल किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाती है, यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में दिया होगी। यहाँ कार्य नहीं किया जाएगा, यहाँ कार्य नहीं किया जाएगा। और अगर किसी निकाय द्वारा कार्य प्राप्त होता है तो वो निगेटिव होगा, प्राप्त होगा तो निगेटिव होगा, किया जाएगा, किया गया है, यानी हम अगर करेंगे सिस्टम पर तो वो पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कौन सा कार्य पॉजिटिव है, यदि हम कार्य कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, हमें प्राप्त होगा तो वो निगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चाहिए, और ये मैंने वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर में बताया है। और यहाँ देखिए, तो अब इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि सारी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में जा रही है, तो ऐसा क्या प्रोसेस हो सकता है। देखिए यहाँ जो ये 3 प्रोसेस रुके लिखे हैं, इनका अभिलाक्षणिक गुण है कि ये स्लो होते हैं, यानी मंद गति से होते हैं, मंद गति, बहुत स्लो प्रोसेस में होते हैं ये, इनको आप स्पीडली नहीं करा सकते। ठीक है, ये तीनों बहुत मंद गति से होते हैं, ऊपर के तीनों। ये जो लास्ट है, ये जो मैंने अलग लिखा है, इसकी जो गुण है इसका ये है कि बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत तीव्र कि पलक झपकते काम हो जाएगा, ये इतनी तीव्र गति से होते हैं। लेकिन ऊपर वाले बहुत स्लो होंगे। अब इसका देखिए एग्जाम्पल में बात करूं, किसी बंद पात्र में एक गैस भरी हुई है, आप उसको क्या कीजिए, ऊष्मा दीजिए, धीरे धीरे ऊष्मा देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। मैंने बोला आंतरिक ऊर्जा का सीधे सीधे मतलब टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, ऊष्मा कहाँ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ने में जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए अब किस में आना है, आइसोबैरिक में, यानी समदाबी, दाब समान होना, दाब समान। तो अब एक चीज समझ के चलिए, ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, और यही एक ऐसा प्रक्रम है केवल जो गति के पहले नियम को फुलफिल करता है, यानी इसमें कोई टर्म 0 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जैसे का जैसा पहला नियम है एज इट है वैसे का वैसा लागू होगा। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो एज इट पूरा का पूरा केवल इसी में लागू होगा। ठीक है, तो ये समदाबी प्रक्रम में केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि दाब जो होता है वो समान रहेगा। आइसोकोरिक समायतनिक प्रक्रम, आयतन समान होगा। आइसोथर्मल समतापीय तो समान ताप, नाम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा पालन करेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फर्स्ट लॉ ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है,
आगे देखिए, इसका देखिए ये एटमॉस्फेयर का किसी जो हम नॉर्मल वायु के लिए दाब होता है उस पर जब किसी गैस का ताप वगैरह बढ़ाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। जो हम नॉर्मली काम करते हैं वो सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत जब भी हम कुछ करते हैं। अब आता है ये, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम। यहाँ क्या होता है देखिए, रुद्धोष्म दीवार मैंने बताई थी कि एक ऐसी दीवार होती है कुचालक, ना तो पदार्थ अंदर जा सकता है ना ही ऊष्मा अंदर जा सकती है सिस्टम में परिवेश से, यानी सराउंडिंग से, ना तो आप सिस्टम में ऊष्मा और मैटर का ट्रांसफर कर सकते हो ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी परिवेश और प्रक्रम यानी सॉरी सिस्टम निकाय, परिवेश और निकाय के बीच में आदान प्रदान नहीं होता। तो आदान प्रदान नहीं होता तो दीवार क्या होती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है। बाकी इनमें क्या होती है, सुचालक की तरह काम करेगा। परिवेश और सिस्टम का आपस में सुचालक होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कुचालक होना जरूरी है, ठीक है। अब dq जीरो होने का मतलब, यानी जब ऊष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता तो ऊष्मा जितनी अंदर है उतनी अंदर रहेगी, जितनी बाहर है उतनी बाहर रहेगी। तो मैं अगर फर्स्ट लो में क्या कर दूँ, dq जीरो रख देता हूँ, dq, और मैं इसकी जगह चलिए क्या लिख दूँ, dw लिख दूँ। तो इसको जीरो रखूँगा तो कितना रहेगा, जीरो बराबर du प्लस dw, तो dw इक्वल टू माइनस के dw इक्वल टू du। अब इस चीज़ का क्या सेंस आप ये समझ के चलिए कि या तो किए गए कार्य से आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, या आंतरिक ऊर्जा के जरिए सिस्टम काम करेगा, यानी हमें कार्य प्राप्त होगा। इंटरनल एनर्जी के द्वारा या तो कार्य प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखें, अब इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने बोला स्पीडली होता सब कुछ, किसी साइकिल का, कार का या बस का किसी भी चीज़ का टायर फटा, पलक झपकते फटता है, और आपने देखा क्या होगा कि वहाँ की जो आसपास की वायु है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ठीक है। कैसे, अब क्योंकि सिस्टम को कहीं से बाहर से ऊष्मा तो मिल नहीं रही है, तो जो बाहर का फैलाव है, मान लिया टायर था, ठीक है, अब टायर फटा तो उसके अंदर एयर है, बाहर भी एयर है। ये जो जब टायर फटेगा तो इसके अंदर की जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में फैलेगी। एटमॉस्फेयर में फैलने के लिए उसको क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, जो बाहर का प्रेशर है उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। काम कहाँ से करे कि कोई ऊष्मा का स्रोत तो है नहीं उसके पास, या कोई बाह्य बल लग नहीं रहा है, तो जो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी है उसके जरिए वो काम करती है। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी के थ्रू कार्य प्राप्त होगा वो कैसा होगा, माइनस के TW होगा। यानी कार्य हमें प्राप्त हुआ है तो उसके साथ क्या आगे देखिए माइनस, मैंने अभी बोला भी था इस चीज़ को। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कुचालक होना जरूरी है। इसका गुण है कि ये तीव्र गति से होता है, ठीक है, और ये दोनों स्लो होते हैं, यानी धीमी गति से होते हैं, मंद गति से, ठीक है। इतनी चीज हो गई। यहाँ ऊष्मा जीरो होती है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ हीट। देखिए इससे पहले मैं कुछ और बताऊं तो एक चीज आप समझ के चलिए, ये एक अलग चीज, इसमें अभी ये तो केवल आपको बताना है और कुछ नहीं। एक होता है नियत दाब पर और नियत आयतन पर, और निकालनी होती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या निकालनी होती है, विशिष्ट ऊष्मा निकालनी होती है, ठीक है। तो परिभाषा कैसे याद रखेंगे कि भाई नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इस चीज को ध्यान रखना है। और उसको क्या कहते हैं, तो नियत दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो एक मोल गैस का जो द्रव्यमान है, सॉरी जो टेम्परेचर है, वो यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 मोल का जब दाब कांस्टेंट है यानी प्रेशर कांस्टेंट है, 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी ऊष्मा आप देंगे तो वो आपकी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होगी, यानी Cp से डिनोट इसको किया जाता है। कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया गया C से। सेम ये दोनों चीजें यहीं आ जाएंगी, 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कब, जब नियत आयतन है। तो नियत आयतन को रखते हुए
1 मोल गैस के यदि 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उस टाइम जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होगी, जिसको हम बोलते हैं सीवी। क्या बोलते हैं? सीवी। तो सीपी और सीवी में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर हो ना? अब देखिए, एक होता है गामा, ठीक है, इसको बोलते हैं सीपी अपॉन सीवी। क्या बोलते हैं? सीपी अपॉन सीवी, ठीक है? तो सीपी अपॉन सीवी गामा, और इस गामा का मान जो होता है 1.67, 1.40 या 43 के समथिंग होता है, और 1.33, ठीक है? ये गामा के मान होते हैं। ये कैसे कैसे होते हैं? 3 मान है, कब कौन सा रखना है? यदि एक परमाणु गैस है तो ये है एक परमाणु के लिए, ठीक है? एक के लिए, ये द्विपरमाणु के लिए, और ये बहुपरमाणु के लिए। बहुपरमाणु को या त्रिपरमाणु कह लो आप, जैसे भी समझना चाहो। एक परमाणु, द्विपरमाणु को बहुपरमाणु के लिए मान होते हैं इसके गामा के। तो सीपी अपॉन सीवी की जो वैल्यू होती है गामा के लिए, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु की वैल्यू ये होती है, ठीक? अब इससे अलग देखिए एक चीज और भी है कि एक क्वेश्चन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या? कि सीपी का मान, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू सीवी, यानी सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। क्यों? इस कथन की पुष्टि कीजिए। कुछ नहीं करना है, केवल आपको गति का प्रथम नियम लिखना है और क्लियर करके दिखा देना। देखिए कैसे, मैं ये हटा दूँ यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा, है ना? तो देखिए कैसे, हमें केवल गति का प्रथम नियम जैसे लिखोगे सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। आप क्या कीजिए, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखिए, ठीक है? तो या इसको चेंज करके लिखिए, यहाँ इसको हटा दो, पी इंटू डी कर देंगे, ठीक? और फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ डेल्टा वी इज कॉन्स्टेंट, यानी सीवी के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आयतन कॉन्स्टेंट रहता है तो किसके बराबर आया? डी क्यू इक्वल टू डी यू आया। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो गया यहाँ? 0, ठीक है? अब लेकिन अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो मैंने क्या बोला? दाब नियत है तो दाब नियत वाला प्रोसेस क्या करता है? पूरे प्रथम नियम का पालन करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ केवल ऊष्मा किस चीज के लिए चाहिए? केवल आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के लिए चाहिए, जबकि यहाँ केवल देखिए, ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ डी क्यू के साथ केवल क्या लिखा हुआ है? डी यू लिखा हुआ है बराबर में, यानी डी यू के बराबर कौन है? डी क्यू। यहाँ डी यू के साथ साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, पी इंटू डी वी। चाहे वो मैं कहूँ यहाँ 0 है, यहाँ 0.01 भी मैं लिख दूँ, 0.1 लिख दूँ, तो इस मान में कुछ ना, अगर ये x है तो x के मान में कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं सीधे सीधे, केवल इतनी चीज रिप्रेजेंट करके कि सीपी हमेशा ही क्या होता है? इसलिए सीवी से बड़ा होता है। सीपी हमेशा क्या होता है? सीवी से इसलिए बड़ा होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? और इन दोनों चीजों का यूज मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मेयर फॉर्मूला, या सीपी और सीवी में रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, जो आप रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अधिकांशतः लगभग हर बार आता है। आप केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, ठीक है? अब इन चीज़ों से अलग जो यहाँ था मैंने गामा सीपी अपॉन सीवी जो बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि वो यहाँ यूज करना है। गामा क्या है तो मैंने वो इसलिए बताया। सीपी सीवी इसलिए बताया क्योंकि गामा जब पढ़ेंगे तभी, उससे पहले गामा को पढ़ने के लिए सीपी और सीवी चाहिए, ठीक है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या देखिए, आइडियल गैस की इक्वेशन है सबसे पहले। तो ये आप सभी जानते हैं कि पी वी बराबर एनआरटी होती है, या म्यू आर टी लिखते हो आप, ठीक है? पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर कांस्टेंट है, टी क्या है? टेम्परेचर, एन मोलों की संख्या है, म्यू लिखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होती है। थर्मल का मतलब टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है ही, आर साथ में कांस्टेंट है, तो ये वाली जो राइट हैंड साइड होती है पूरी कांस्टेंट हो जाती है, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट आता है। एडिवेटिव यानी रुदोष्म प्रक्रम के लिए जो समीकरण है वो 3 समीकरण हैं। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
टी वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट और टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको याद होनी चाहिए। इनका यूज हम आगे जब वर्क डन निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडिवेटिव प्रोसेस में क्या क्या कार्य है तो उसमें हमें यूज करनी होगी, इसलिए मैंने ये समीकरण लिखी है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो क्या है, इन प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको बताया है CP और CV क्या है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू CV, इसको बताना है, यानी CP हमेशा CV से बड़ा होता है, क्यों, इसका रीजन। ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है 9 नंबर में, रीजनेबल क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जितने भी जिस चैप्टर से भी रीजनेबल क्वेश्चन होते हैं आप उनको तैयार करके रखिए, क्योंकि रीजनेबल क्वेश्चन ही अधिकांश 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना।